Good evening, friends. Today we have a again one more session from with Dr. Farzana Shehla. Already we know she read that madam. Our madam has taken 3 classes before this session. Though are chapter unit 2 first paper unit 2 में जो constitution and education के बारे में what are the constitutional vision of independent India, and the second one is directive principles of state policy and education, and third class पंचायत राज institutions and education. So आज 3 सब यूनिट्स हो गए. आज जो मैडम our amendments के बारे में, that is 73rd and 74th constitutional amendments and its implications. So क्यों ये amendments हुआ, constitution में जरूरत क्या है, amendments की जरूरत क्या है, so amendments को करने को क्या क्या चीजों कौन सा factors influenced. So today शायद our Farzana ji is going to take on the how our amendments to 73rd and 74th amendments are reformed. So thank you. Welcome to session, madam. Thank you, friends. Please note down everything. Afterwards, I will post the same video in the group also. But thing is, you have to maintain one notebook, and if you have any regarding doubt, you can ask in the session. Meanwhile, whenever the madam are going to ask anything, so you can respond. Thank you, ma'am. Welcome to the session. Thank you. So, dear students, yeah. ठीक है ना. तो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक गुजारिश है आप लोगों से कि स्लाइड्स जब जाते रहते ना, चलते रहते, आप उस बीच में भी क्वेश्चन कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप पूरी स्लाइड्स खत्म होने का वेट करें. आप स्लाइड्स चलते हुए पे भी आप मुझसे बता सकते हैं कि आपको अगर कुछ डाउट है. एक कंडीशन करेंगे मैडम, रखेंगे क्या बोले तो raise their hand. So while seeing their hand, we can go through. Why? Because unnecessary if at a time all the people Otherwise I have 3 types of things to share today. तो second time एक sharing पूरा हो जाता ना, PPT पूरा हो जाता, then they can ask question, then I'll share something else with them. Yes ma'am. So yeah, okay ma'am, okay. Yeah, ठीक है. तो मैं स्टार्ट करती हूँ. Please. Are the slides visible? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. So आप लोगों को पता ही है कि आज हम 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा जानेंगे, जो लास्ट क्लास में नहीं हो पाया था. और फिर देखेंगे कि किस हद तक इसको लागू किया गया है, इसके इम्प्लीकेशंस पे गौर करेंगे जी. तो ये 73rd 73 और 74 ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, टोटल 104 हुए हैं अब तक. इनमें से जो 73rd और 74th हुए थे, ये हुए थे 1992 में. 73rd वाला हुआ था 24 अप्रैल 1992 को, इसलिए उस दिन को पंचायती राज दिवस के डे के तौर पे भी मनाया जाता है हर साल. तो इसकी अपनी अहमियत है 24 अप्रैल की, क्योंकि उस दिन ही ये लागू हुआ था, पंचायती राज आया था इंडिया में. ऐसे उसका आगाज पहले भी हो चुका था, कई स्टेट्स में थोड़ा बहुत चल रहा था वो, लेकिन जो बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया 9th और 9th ए पार्ट में, इस तरह से 2 पार्ट जो है ऐड हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आपको पता ही है कि टोटल जो है 25 पार्ट हैं, ठीक है. और उस पार्ट में ये 2 पार्ट जो है ऐड किए गए. 73rd में पंचायत के बारे में है, और 74th में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में डिटेल दी गई है. सो अभी बता दिया मैंने कि 1994 में हुआ था, 1992 में हुआ था. एंड मतलब अमेंडमेंट 1992 में हुआ, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको जो बाज़ाब्ता जो लाया गया, पास हुआ एक्ट, वो 1993 में हुआ था. तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज दोनों लोकल बॉडीज हैं. लोकल बॉडीज उनको बोलते हैं जो वहाँ का जो मैनेजमेंट देखते हैं, किसी छोटे से विलेज का, गांव का, टाउन का, सिटीज का, अलग अलग इसमें एरिया में आता, डिस्ट्रिक्ट का.
ये लोकल बॉडीज कहलाते हैं, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज इसमें आ गए। हम बात करेंगे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में, जो 9th और 9th ए पार्ट में ऐड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं। सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशन है कि डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, ग्राम सभा क्या है। डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है, जिला के बारे में बात होती है। ग्राम सभा जो है एक ऐसी एक सभा है, एक मीटिंग है, लोगों की गैदरिंग है जो बैठ के गांवों के मसलों पे बात करते हैं। देन इंटरमीडिएट लेवल आता उनके बीच की चीजें, कि किस तरह से दो चीजों के बीच में जो चीज रहती है उस पर कैसे बात की जाए। ये सारी चीजें मैं आपको भी फिर बताऊंगी। फिर पंचायत क्या है, तो पंचायत आपको पहले से ही पता है। पंचायत एरिया क्या है, पॉपुलेशन यानी कि वहाँ की जो आबादी है, और विलेज। ये सारे सिर्फ टर्म्स हैं जिनका डेफिनेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की। आर्टिकल 243 जो है दस्तूर में, ये आर्टिकल 243 पूरा है पंचायत पे और म्यूनिसिपैलिटीज पे। तो क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ है तो उसके अलग अलग ये अल्फाबेट ए से लेके जेड तक डाल के इसको उसमें एडजस्ट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 243 ए जो है वो ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा के बारे में जो पूरी बातें उसमें बताई गई है। फिर 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, तो पंचायत में कौन रहेंगे, कैसे पंचायत बनेगी, इलेक्शन होगा, इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं और अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें डाली गई, मैं पूरा का पूरा छोटी छोटी पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, बल्कि सिर्फ बड़े बड़े हेडिंग्स जो हैं कि जो पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या चीज़ डाली गई है। तो ए में ग्राम सभा है, बी में जो है वो पंचायत कैसे बनेगी, पंचायत में कौन लोग रहेंगे, और क्या क्या उनके बनाने के टाइम में क्या क्या चीजें जरूरी है, सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ओके, 43 डी में सीट्स रिजर्वेशन की बात है कि किसके किसके लिए सीट्स रिजर्व रहेंगे। यहाँ पे एक शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की छूट गए हैं जिनको भी मौका दिया जाएगा। देन आर्टिकल 243 ई में पंचायत का ड्यूरेशन क्या होगा, यानी 5 साल तक एक पंचायत रहेगी, उसके बाद उस पंचायत फिर से इलेक्शन होगा और फिर दूसरी पंचायत बनेगी। इसका जिक्र 243 ई में है। आर्टिकल 243 एफ, यहाँ पे है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब पंचायत में बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, अगर कोई सूटेबल नहीं है, किसी के साथ कोई इशू है, उनको हम हटा देना है या उनको हटना है, इस केस में उनको उनकी क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, उनको हटाने के लिए, उनके हटने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। आर्टिकल 243 जी में पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत बताई गई, यानी पंचायत को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, उनके पास क्या क्या पावर है, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, उसका पूरा जिक्र है। 243 एच में पावर्स टू एंड फंड्स ऑफ पंचायत, तो पंचायत टैक्स ले भी सकती है और पंचायत के पास फंड्स कैसे आए, कहाँ से आए, किस तरह से वो फंड्स को इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ों की जानकारी आर्टिकल 243 एच में है। आर्टिकल 243 आई में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये भी ज़रूरी है कि जो फंड्स आए हैं या टैक्स लगेगा तो वो किस तरह से यूज़ हो रहा है, तो एक फाइनेंस कमीशन का होना ज़रूरी है ताकि वो पूरी चीज़ों को पर नज़र रखे और देखे कि कहाँ पे किस तरह के फाइनेंस की ज़रूरत है और रिव्यू करे, उस सारी चीज़ों पे ध्यान रखे। आर्टिकल 243 जे जो बात कर रहा है वो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स की, यानी कितना खर्च हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना बैलेंस है, किस किस मद में खर्च हुआ, ये सारी चीज़ों की जानकारी 243 जे में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में मिल जाती है। देन आर्टिकल 243 के यहाँ पे है इलेक्शंस टू द पंचायत, पंचायत के इलेक्शंस कैसे होंगे, पूरा जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें मेंशन की हुई है। 243 के में है इलेक्शंस टू द पंचायत, पंचायत के इलेक्शंस कैसे होंगे, पूरा जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें मेंशन की हुई है। 243 के में है इलेक्शंस टू द पंचायत, पंचायत के इलेक्शंस कैसे होंगे, पूरा जो प्रोसीजर है वो सारी चीजें मेंशन की हुई है।
देन आर्टिकल 243L एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। हमको ये पता है कि ये आर्टिकल 243 पहले भी था, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यूनियन टेरिटरीज पे लागू होना था, कुछ चीज़ें लागू नहीं हो सकती हैं। तो या इस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि किस चीज़ को यूनियन टेरिटरीज पर अप्लाई करना है और क्या चीज़ को नहीं करना है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो किसी एक स्टेट का पार्ट नहीं है, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट उनको देखती है। तो हर चीज़ लागू करना, हर चीज़ को अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें वो मेंशन किया गया है। देन आर्टिकल 243M जो है वो पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज। तो बहुत सारी चीज़ें पहले से 243 में है, तो वो कौन सी चीज़ किस एरिया में अप्लाई नहीं हो सकती, कौन सा पार्ट अप्लाई नहीं हो सकता, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है। देन 243N में है कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड पंचायत। बहुत सारे लॉज पहले से हैं, पंचायत का अपना तरीका पहले से चल रहा था, उसको कंटिन्यू करना है। नई चीज़ें लागू होंगी पर पुरानी चीज़ें पहले की तरह रहेंगी। देन आर्टिकल 243O जो है, ये यहाँ पे लीगल प्रोसीजर की बात हो रही है, बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। तो यहाँ पे अगर पंचायत में कोई इशू उठता है तो लीगल जो है कोर्ट में जाके किसी तरह का केस करना है या इलीगल मैटर्स को सॉल्व करना है, तो ये आर्टिकल 243O में मेंशन किया गया। Now let us come to 74th Amendment Act 1992, पार्ट 9A है द म्यूनिसिपलिटीज। यहाँ पे डेफिनेशन दिए गए हैं 243P में। कमेटी क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या एरिया क्या है, म्यूनिसिपल एरिया क्या है, म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है, पंचायत, पॉपुलेशन, ये सारे डेफिनेशंस हैं। इसको मैं अभी आपको बताऊंगी इस स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के बाद। यहाँ पे आर्टिकल Q में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। तो म्यूनिसिपैलिटीज में कौन कौन रहेंगे, कैसे बनाना है। देन आर्टिकल R में है 243R में कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। यहाँ पे आएंगे कि कौन कौन से पोजीशन रहेंगे, कौन कौन से जो पोस्ट लोगों को दी जाएगी और उस किसके लिए जो है इलेक्शंस होंगे। देन आर्टिकल 243S कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वार्ड्स कमिटी। तो बाकी जो कमिटीज हैं म्यूनिसिपैलिटीज में, वो सारी कमिटीज के कॉन्स्टिट्यूशन और उनके कॉम्पोजिशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 243T में है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, किसके लिए कौन सी सीट, कितनी सीट्स रिजर्व है। फिर है आर्टिकल X में U में ड्यूरेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, कितने ड्यूरेशन का रहेगा, 5 साल का रहेगा, और कैसे दूसरी बार अगर होना है इलेक्शन होना है तो उसके बारे में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी इस आर्टिकल में प्रेजेंट है। देन आर्टिकल 243V डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, यहाँ पे भी वैसे ही। जी मैम डाउट है मैम किसी का, तहुरा पूछिए। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, ये आर्टिकल क्यों, खाली आर्टिकल क्यों है मैम, ये सिर्फ? नहीं, ये 243Q है। एक्चुअली स्पेस ज्यादा लग रही थी तो मैंने 243 हटा दिया, बिकॉज वी नो ना कि 243 चल रहा है ये। हाँ मैम, जैसा हाँ, ये 243 है, पूरे 243 है। पार्ट 9 और पार्ट 9A, जो दो चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुई हैं, 1992 में ऐड हुई हैं, ये सारे क्या करें 243 आर्टिकल जो है उसी को पार्ट बना दिए, ठीक है ना। तो A से लेके Z तक हुआ, फिर वो Z तक पूरा हो गया तो फिर ZA से लेके ZG तक भी गया है। गुड इवनिंग मैम। पूरे आर्टिकल 243 है। जी जी बताइए। जी मैम। मैम एक डाउट है, 243 आर्टिकल 243 डी में भी सेम है मैम, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, फिर टी में भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। हाँ, वो एक्चुअली वो जो डी है वो पंचायत के बारे में है और ये म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। म्यूनिसिपैलिटी है मैम। ठीक है ना। तो इसमें भी आपको रिपीटेशन मिल रहा, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मैम है। हाँ मैम याद भी है मैम 5 इयर्स का। तो ये सब क्योंकि हम पिछला ये देखिए ये स्लाइड जो है ना 9A म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे जरा दूध निकालो। हाँ हल्लू जो जरा। तो
नेक्स्ट है आर्टिकल W जो है 243W, powers, authority and responsibilities of municipalities, and article 243X, power to impose taxes by and funds of the municipalities. तो आप देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें सेम है जो पंचायत के बारे में थी वो म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में भी है। पंचायत आपको मैंने नेक्स्ट लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पे हम 3 चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। तो वो पूरे एरिया, ये तीनों चीजों में जो भी ये सारी चीजें उन पे अप्लाई होती हैं। लेकिन जब हम म्यूनिसिपैलिटीज की बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा ऊपर आ रहे हैं, हम सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, बड़े टाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए फिर नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल Y, तो एक फाइनेंस कमीशन बन गया, ठीक है। आर्टिकल Y 243Y में प्रोविजन है कि फाइनेंस कमीशन बनाया जाए जो पूरे उनके फाइनेंशियल इश्यूज को टेक केयर करे, उनकी देखभाल करे। देन आर्टिकल Z, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, तो सेम पंचायत की तरह भी यहाँ पे भी ऑडिट का प्रोविजन है। आर्टिकल Z तक हो गया, देखिए Z तक हो गया। फिर आर्टिकल ZA आया, इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज। तो वापस हम A से शुरू कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपैलिटीज, इलेक्शन टू द म्यूनिसिपैलिटीज, तो यहाँ पे इलेक्शन जो होंगे वो किस तरह से होंगे, क्या क्या उसके प्रोविजंस है वो। देन ये हम डिटेल में जाएंगे, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, हेडिंग्स बता रही हूँ। आर्टिकल ZB में एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटोरीज। देन आर्टिकल ZC, पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज, जो पार्ट किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है। आपको तो पता है ना कि हर चीज हर जगह लागू नहीं हो सकती, बहुत सारे उसमें मुश्किलात आती हैं। तो उसके बेस पे जो पार्ट अप्लाई नहीं, सर्टेन एरियाज में अप्लाई नहीं होना है, उसके बारे में भी जिक्र है। देन आर्टिकल ZD, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की एक कमिटी बनेगी जो सारी चीजों की प्लानिंग में हिस्सा लेगी। देन आर्टिकल ZE, फिर है हमारा आर्टिकल ZF, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, जो पहले से जो लॉज और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनको जो है कंटिन्यू करना है। देन बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, और कोई किसी तरह का भी इशू आता है तो कोर्ट की तरफ जाने का भी प्रोविजन है आर्टिकल ZG में। इज इट क्लियर? हम थोड़ा डिटेल में हम और जाएंगे। हाँ, ये डिटेल नहीं है, दिस इज ओनली द हेडिंग्स कि कौन से आर्टिकल में क्या चीज ऐड की गई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एग्जाम लिखने जाते हैं, अगर बहुत छोटी छोटी चीजें आप नहीं भी मेंशन करते हैं लेकिन ये बेसिक चीजें आपको पता हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जी मैम। जी, तो खास ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हैं उनकी खास चीजें जो हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं। जैसे बेसिक यूनिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, बेसिक यूनिट यानी सबसे छोटा जो पार्ट है वो होगा ग्राम सभा, जहाँ विलेजेस में, और वार्ड कमिटीज म्यूनिसिपैलिटीज में। तो यहाँ पे कौन कौन होंगे, जो वोटर्स हैं, एडल्ट मेंबर्स, वोटर्स जिन्होंने मतलब वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया हुआ है और वोट कर सकते हैं, ऐसे लोग एडल्ट मेंबर्स जो हैं वो इनके जो है पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, मेंबर्स रहेंगे। तो ग्राम सभा और वार्ड कमेटीज दोनों लेवल पे, विलेज पे और म्यूनिसिपैलिटीज पे, इनमें एडल्ट मेंबर्स जो है ग्राम सभा के मेंबर होंगे। देन 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत एट विलेज, इंटरमीडिएट, ब्लॉक और मंडल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल and district level except in states with population is below 20 lakhs। तो ये जो पंचायत जो सिस्टम है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज ऐसी ही जगहों पे स्टेट्स में रहेंगी जहाँ पे 20 लाख से कम है पॉपुलेशन। सीट्स एट ऑल लेवल्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, तो यहाँ पे इलेक्शंस का प्रोविजन है, यानी आप जो भी मेंबर अपॉइंट होंगे, इलेक्ट होंगे, वो इलेक्शन से होंगे। इसका जिक्र है 243C में, ये मैं मिस कर दी थी स्लाइड में, पहले वाले स्लाइड में। देन सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये पहले से ही प्रोविजन है
and chairpersons of the panchayats at all level also shall be reserved for ST/SC in proportion to their population. तो जिस जगह की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ST/SC के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होंगी और वहाँ के चेयरपर्सन भी उसी हिसाब से चुने जाएंगे. जो जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा चेयरपर्सन की जरूरत पड़ेगी, अगर पॉपुलेशन कम है तो कम लोगों से काम चल जाएगा. 1/3 of the total number of seats to be reserved for women. तो जितने भी सीट्स हैं, मान लीजिए आपके 24 सीट हैं, तो 1/3 यानी 8 सीट जो है वो औरतों के लिए रिजर्व रहेगी. दूसरी 8 जो है वो SC/ST. 1/3 of the seats reserved for ST/SC. तो ST/SC के लिए जितने सीट्स रिजर्व हैं उसमें से 1/3 फिर औरतों के लिए रिजर्व होगा, ST/SC औरतों के लिए. And 1/3 offices of chairperson at all levels reserved for women. तो ये खास तौर पे औरतों की रिजर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पे. पहले तो ये कि टोटल सीट जितनी है उसमें 1/3 औरतों को मिलेगा. ST/SC के लिए जितने सीट रिजर्व है उसमें से 1/3 औरतों के लिए मिलेगा, और चेयरपर्सन की सीट्स के लिए जितने सीट्स रिजर्व है उसमें से 1/3 औरतों को होगा, मिलेगा. और 5 साल का जो है टर्म रहेगा, उसके बाद फिर नया इलेक्शन होगा, नए बॉडीज बनेंगे. अगर उसके पहले इलेक्शन, अगर टर्म पूरा हो, मतलब 5 साल का वक्त पूरा होने से पहले कोई इशू आता है तो दोबारा इलेक्शन होगा. और अगर किसी वजह से उसको खत्म किया जाता है, खुद ब खुद खत्म किया जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर फिर से इलेक्शन होना जरूरी है. Then independent election commission in each state for superintendence, direction and control of electoral rolls. तो इलेक्शन कमीशन अलग अलग बिठाई जाएगी हर स्टेट में, ताकि वहाँ पर उनका ये सुपरविजन हो सके, उनके डायरेक्शन दिया जा सके, सही से उनको बताया जा सके कि क्या करना है. तो एक इलेक्शन कमीशन होना ज़रूरी है ताकि इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर हो सके. तो हर स्टेट में ज़रूरी है ये. Then panchayats to prepare plans for economic development and social justice in respect of subjects as devolved by law to the various levels of panchayats, including the subjects as illustrated in 11th schedule. तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया है, ये ऐड किया गया है 11th and 12th शेड्यूल में. ये शेड्यूल हमेशा आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे ऑनलाइन, उसके आखिरी में शेड्यूल लिखा हुआ है, और शेड्यूल में पूरा लिखा रहता है कि पंचायत को क्या क्या काम करने हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और सोशल जस्टिस के लिए. तो 29 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 29 चीज़ों पे उनको काम करना है पंचायत को. 74th amendment provides for a district planning committee to consolidate the plans prepared by panchayat and municipalities. एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का भी प्रोविजन है 74th अमेंडमेंट एक्ट में, ताकि जो भी प्लान बनेगी पंचायत के बनाए, जैसे मैंने अभी 8वें वाले पॉइंट में बताया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस से रिलेटेड प्लान करेंगे वो लोग, कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए जिससे कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, उनकी जो है उनको रोजगार मिल सके, उनको जो है उनके जो भी उनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी हो जाए. फिर जो सोशल जस्टिस भी, कि उनके साथ कुछ गलत सलूक ना हो, ये सारी चीज़ों के लिए जो भी प्लानिंग होगी वो पूरे प्लान जो प्रिपेयर करेंगे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सामने रखा जाएगा. देन फंड्स, 10वें पॉइंट में देखिए आप, फंड्स है budgetary allocation from state governments, share of revenue of certain taxes, collection and retention of the revenue it raises, central government programs and grants, union finance commission grants. तो जिस भी तरह का फंड्स है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हर पंचायत को, हर म्यूनिसिपैलिटी को बजट में इशू होगा, सैंक्शन होगा. फिर जो टैक्स से कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है वो टैक्स के बारे में, फिर जो रेवेन्यू बढ़ाते हैं, टैक्स बढ़ाते हैं या करते हैं, तो उससे जो रेवेन्यू आता है उसको कैसे कलेक्ट करना है, उसको कैसे संभाल के रखना है. देन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड ग्रांट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, बहुत सारे ग्रांट्स मिलते हैं. ग्रांट्स यहाँ पे है कि जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम बनाती है पंचायत के लिए, मतलब गाँव के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए, ब्लॉक्स के लिए, ताकि वहाँ पे जो है सही काम हो सके. तो ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम रहते हैं और वो प्रोग्राम्स के लिए जो ग्रांट्स मिलते हैं वो पूरों का
यहाँ पे जिक्र है 243H पे। और यूनियन फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, ये भी एक तरह का ग्रांट्स है जो डेवलपमेंट के लिए मिलता है। Then establish a finance commission in each state to determine the principles on the basis of which adequate financial resources would be ensured for panchayat and municipalities. अच्छा, ग्रांट्स तो आ गए, फंड्स तो आ गया, लेकिन उसका देखभाल के लिए भी किसी की जरूरत है। तो यहाँ पे जो फाइनेंस कमीशन है वो उनकी देखभाल करता है, यानी कहाँ से रेवेन्यू आया, कितना खर्चा हुआ, कितना बच गया है, या कितना गवर्नमेंट की तरफ से आया था और कितना कौन कौन से प्रोग्राम लागू हुए, ये सारी चीजों का हिसाब किताब रखते हैं। ये कुछ कंपलसरी प्रोविजन है, यानी ये चीजें जरूरी है, ये होना कंपलसरी है, और कुछ वॉलंटरी है, मतलब करना है कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंपलसरी बता रही हूँ आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, तो विलेज पंचायत मतलब जो ग्राम सभा है वो तो बनाना जरूरी है, उसका ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और ये 3 टायर पंचायती राज स्ट्रक्चर जो है जिला, ब्लॉक और विलेज लेवल पे, वो भी क्रिएट करना कंपलसरी था। ये हम बता रहे हैं 73rd देख रहे हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स का। तो उस वक्त जब एक्ट आया था तो ये चीजें कंपलसरी कर दी गई थी, यानी कि ग्राम सभा बनाना ही है, 3 टायर सिस्टम जो है पंचायती राज का वो बनाना जरूरी है। देन ऑल पोस्ट एट ऑल लेवल्स with 2 exception to be filled by direct election, तो इलेक्शन करना जरूरी है और इलेक्शन से पोस्ट को फिल करना है, यानी हर पोस्ट को, जितनी भी पोस्ट रखी गई है पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज में, सबको इलेक्शन करा के सब पोस्ट को भरना है। द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू बी 21 ईयर्स, यानी 21 साल से पहले इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते हैं। Indirect elections to the post of chairman at the intermediate and apex tiers, और ऊपर के इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो टॉप लेवल के हैं, वहाँ पे चेयरमैन की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करके इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी चुने हुए लोग ही फिर अपने बीच में चेयरमैन चुनेंगे। Then reservations of seats for ST/SC in पंचायत in proportion to their population, तो मैंने अभी बताया आपको कि SC/ST के लिए, चेयरमैन के लिए, मेंबर्स के लिए कुछ रिजर्वेशन है, सीट्स रिजर्व है। तो वो सीट्स जो है जहाँ जितना पॉपुलेशन, जहाँ पे जितनी आबादी है उसके हिसाब से उतने सीट्स जो है रिजर्व होंगे और उसके लिए इलेक्शन भी होगा। देन रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत अप टू 1/3 सीट्स, ये भी कंपलसरी था, यानी औरतों को 1/3 हिस्सा जो है औरतों का, वो उनको रिजर्वेशन पक्का था उस वक्त से। देन क्रिएशन ऑफ ए स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शंस टू PRIs, तो ये भी मैंने बता दिया आपको कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाया जाएगा और फिर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए जो इलेक्शंस होना है वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा वो। देन टेन्यूर ऑफ PRIs फिक्स्ड एट 5 years एंड इफ डिसॉल्व्ड अर्लियर फ्रेश इलेक्शंस टू बी हेल्ड विद इन 6 months। यहाँ पे क्या है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 5 साल का टेन्यूर था, यानी जो लोग भी इलेक्ट होंगे वो 5 साल के लिए, अगर उस बीच में से पहले उसको डिसॉल्व किया जाता है, यानी उसके पहले खत्म कर दिया जाता है, तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे 6 महीने के अंदर अंदर। इन ऑर्डर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ईच स्टेट टू सेट अप अ स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years। आप देख रहे हैं ना, एक ही चीज को मैंने 3 बार करके 3 अंदाज में मैं बता रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। Now, these are voluntary provisions. The implementation of the okay. Next is the implementation of voluntary provisions. तो ये जो है स्टेट पे छोड़ दिया गया कि अगर पॉसिबल हुआ तो कर सकते हैं। गिविंग वोटिंग राइट्स टू मेंबर्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन दीज बॉडीज, तो वोटिंग राइट्स जो है यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर जो और बड़े ओहदे पे लोग हैं उन लोगों को वोटिंग का राइट देना है कि नहीं देना है, ये उन पे वॉलंटरी प्रोविजंस में आता है। देन प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ST/SC का तो हो गया रिजर्वेशन का, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है नहीं करना है, ये उन पे छोड़ दिया गया, वॉलंटरी प्रोविजंस में आ गया।
गिविंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल पावर्स इन रिलेशन टू टैक्सेस, लेवी फीस एक्सेट्रा। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ये फाइनेंशियल पावर दिया गया कि वो टैक्स, किस तरह के टैक्स वसूल करें और किस किस चीज़ पे फीस ले, और किस चीज़ पे फीस ले सकते हैं ताकि कुछ रेवेन्यू जनरेट हो। देन मेकिंग द पंचायत ऑटोनॉमस बॉडीज, और यहाँ पे पंचायत को भी अपने तौर पे काम करने का ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाए, यानी स्टेट इसमें दखल न दे। एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द पंचायत बॉडीज टू परफॉर्म सम और all of the functions suggested in the 11th schedule added to the constitution through the 73rd amendment and to prepare plans for economic development। तो ये यही है कि उनको जो है प्लान्स, उनको वो पावर दी जाए पंचायत बॉडीज को कि वो अपने हिसाब से प्लान्स बनाएं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो विलेजेस हैं, ब्लॉक्स हैं, जिला हैं, उसमें देख सकें। तो मैं आपसे एक 2-4 क्वेश्चन जो है, नहीं मैं ये बाद में मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ तक अगर आप लोगों को कुछ हद तक क्लियर हो गया हो तो फिर मैं वो आगे बढ़ूंगी क्वेश्चंस पे। किसी को कोई डाउट है? स्टूडेंट्स, No doubts, ma'am. It's clear, ma'am. ये मेरे पास जो है ना, ये उर्दू में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन निकाला था। आवाज तो जा रही ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल Yes, ma'am. Clear है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये उर्दू का कॉन्स्टिट्यूशन मैंने डाउनलोड किया था इस सिस्टम पे। अब देख रहे हैं हाँ, मैं इंग्लिश में ही है। हाँ मैम, वो उर्दू में आ गया। उर्दू में है मैम। पंचायत आया ना, उर्दू में आया ना? हाँ हाँ मैम, मैम, आ yes, गया। मैम। ये देखिए आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि ये पूरा जिक्र है। देखिए ये 243 में कि जिला क्या है, ग्राम सभा क्या है, दरमियानी जी सतह, मैम, दरमियानी सतह पंचायत, पंचायती हल्का, आबादी, गांव, जो मैंने आपको शुरू में बताया ना। आप यहाँ देखिए ये शुरू हो रहा है कि ग्राम सभा जो है, इसमें आप एक नज़र देखते जाइए कुछ इसमें, अगर आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे उर्दू के भी वर्ड्स हैं तो आपके लिए आसानी होगी। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं चाहूंगी कि कोई इसको मतलब एक बार रीडिंग करे यहाँ से अलिफ से। हाँ मैम। जी मैम, बिल्कुल अगर मैम। एक स्टूडेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल मैम। और आप क्या समझ रहे हैं इससे ये भी बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ मैम, पहला तो है मैम ग्राम सभा 243। ग्राम सभा गांव की सतह पर इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकेगी और इसी तरह के कार्य मनसबी अंजाम दे सकेगी जिस तरह के रियासत की कानून से असम्बली कानून के जरिए तौज़ी करे। पंचायतों की तश्कील, ये भी पढ़ना मैम? हाँ पढ़िए। जी मैम। 243 बे अलिफ, इस हिस्से की तौजीहात के मुताबिक हर रियासत में गांव की सतह पर, दरमियानी सतह पर और जिले सतह पर पंचायतों की तश्कील की जाएगी। दूसरा फुकरा, किसी बात के होते हुए भी दरमियानी सतह पर पंचायत की इस रियासत में तश्कील नहीं की जा सकेगी जिसकी आबादी 20 लाख की हद से तजाविज नहीं करती है। ये आपको समझ में आया? ये 3 इसमें क्या है, कोई बता सकते हैं इसमें क्या है? हाँ मैम, ग्राम सभा तो मैम गांव को वो इख्तियार है कि मैम वो जो है ना
अपने इख्तियारात को गांव की सतह पर इस्तेमाल कर सकती मैम, और अपने काम को भी गांव की सतह पर कर सकती, जिस तरह रियासत की कानून साज असेंबली कानून के जरिए तौज़ी करी है रियासत पर। तो मैम गांव को भी वो हक, पूरा वो इख्तियार है कि मैम वो गांव की सतह पर बिल्कुल अपने मनसब और अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकती। देखिए पंचायतों का की बनावट, जो मैं आपको कॉम्पोजिशन की बात कर रही थी, ठीक है ना। जी मैम। अच्छा, इसके आगे हम एक और किसी और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जाएंगे। जी, ये कोई और है जो पढ़ सकते हैं इनको? यस मैम। यहाँ देखिए पंचायत की मुद्दत के बारे में है ना, 243 में 1। देखिए आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 243 के बी, उसके बाद भी देखिए नंबर ये क्या है, लास्ट नंबरिंग क्या थी, देखिए 243 दाल। दाल है, मैम। के बाद ये आया हाँ मैम। या 243 हाँ। हाँ। तो हाँ। इसमें जो है पंचायत, इसमें भी देखिए फिर 1 2 3, समझ रहे ना, इसके यस अंदर भी मैम। हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से हैं। तो जैसे पंचायत की मुद्दत वगैरह पे क्या बात हुई है, जरा कोई अगर है तो पढ़ के बताइए। 243 हाँ 1। आप जी। हर एक पंचायत अगर इस वक्त नाफिज किसी कानून के तहत पहले ही तहलील नहीं कर दी जाती है तो अपने अव्वलीन अजलास के लिए मुअय्यन तारीख से 5 साल तक कायम रहेगी, इससे ज्यादा नहीं। सेकंड, इस वक्त नाफिज किसी कानून की किसी तरमीम से किसी सतह पर ऐसी पंचायत जो ऐसी तरमीम के ठीक पहले काम कर रही है तब तक तहलील नहीं होगी जब तक फिक्रा 1 में मिसरा इसकी मुद्दत खत्म नहीं हो जाती। थर्ड, किसी पंचायत की तश्कील करने के लिए इंतखाब, इसमें है अलिफ फिक्रा 1 में मिसरा की मुद्दत के इख्तिताम से पहले, बा इसके तहलील की तारीख से 6 महीने की मुद्दत के इख्तिताम से पहले पूरा किया जाएगा, बशर्ते कि जहां वो बाकी मुद्दत जिसके लिए कोई तहलील शुदा पंचायत बनी रहती 6 माह से कम है, वहां ऐसी मुद्दत के लिए इस पंचायत की तश्कील करने के लिए इस फिक्रे के तहत कोई इंतखाब कराना जरूरी नहीं होगा। फोर्थ, किसी पंचायत की मुद्दत के इख्तिताम से पहले इस पंचायत के तहलील होने पर तश्कील दी गई कोई पंचायत इस मुद्दत के सिर्फ बाकी हिस्से के लिए ही बनी रहेगी जिसके लिए तहलील शुदा पंचायत फिक्रा 1 के तहत बनी रहती, अगर वो इस तरह तहलील नहीं की जाती। देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ फिक्रा 1 आप यहाँ पे है आपका। यस। हाँ, वो चीजें मेंशन की हुई है। जब आप पढ़ेंगे ना इसको पूरा डिटेल में जाएंगे तो आप लोगों को एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं एक आखिरी में जो हाँ, अब ये देखिए यूनियन टेरिटरी का जो हम बोल रहे थे ना, ये कोई रीडिंग कीजिए। कोई और? जी मैम, हम ही पढ़े 243 लाम। इस हिस्से की तौजीहात का यूनियन इलाकों पर इतलाक होगा और किसी यूनियन इलाके को इनके लागू होने में इस तरह असरअंदाज होंगी जैसे किसी रियासती गवर्नर के तय हिदायत, दिफा 239 के तहत मुकर्रर यूनियन इलाके के नाजिम के तय हिदायत हो और किसी रियासती कानून साज मुजल्लिस या कानून साज असम्बली के तय हिदायत ऐसे यूनियन इलाके के ताल्लुक से जिसमें कानून साज असम्बली है, इस कानून साज असम्बली के तय हिदायत हो, बशर्ते ये कि सदर आम इत्तलानामा के जरिए ये हिदायत दे सकेगा इस हिस्से की तौज़ी किसी यूनियन इलाके या किसी के किसी हिस्से या इसके किसी हिस्से को ऐसी मस्तशनियात और ऐसी तब्दीलियों का पाबंद रहते हुए नाफिज होगी जो आम इत्तलानामे में सराहत करे। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में जो जो चीजें लागू करनी है उसके बारे में कैसे होगा वो पूरा सिस्टम। तो इसी तरह से बाज इलाकों में जो नहीं करना है
उसके बारे में ये 243 मीम में है। तो ये पूरा जो है आप पूरे दस्तूर में आप इस तरह का देख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था, तो इसलिए मैं देखना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चंस का जवाब दे सकते कि नहीं। Which schedule was added to the Constitution by the 73rd Constitutional Amendment? C मैम। 9th मैम। 9th? हाँ मैम 9th। 9th मैम। 9th या 9th। 11th? We are 47 students are there. Only 3 voices are listen. क्या हो रहा है remaining people? मैम आप 11 भी बोले 12 भी बोले ना मैम आप। नहीं 11th बोले मैम आप डी। 11th बोले मैम। 73rd Constitutional Amendment का 11th मैम। 74th में 9 मैम। नहीं 12th है। 12th हाँ 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 12th। Request. We have 47 students. So Yes, only sir. 3 or 4 students' voices are hearing. So what happened remaining people? Hello? Please each and everybody should participate and interact with ma'am. It is not only see how many ways she is preparing the slides. See, madam want to get feedback from you people, but only 2 or 3 people are responding. What about remaining people? आप लोग क्या हो रहे हैं? ये सही नहीं है. हर एक student you have to respond on chat. Whether which one you want to say answer, you have to explain. Please listen carefully. इतना presentation कहाँ भी नहीं मिलता आप लोगों को. तमाम लोगों को मैं और एक बार request कर रहे हैं. Please अच्छा तरह सुन लो, आगे बढ़ लो. Sorry madam, please continue. ओके सर। एक्चुअली देखिए, अगर आप फिजिकल क्लास में रहते, आपके कॉलेज में जाके मैं लेती या कोई भी लेते क्लास, तो वहाँ पे सारे बच्चे जो है आपस में बात करते, इंटरेक्ट करते, मेरे से भी बातें होती, तो जितना ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेगा सेशन उतना ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और उतने ज़्यादा डाउट्स भी आएंगे। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैंने स्लाइड्स पे रख दिए हैं पॉइंट्स और मैं बोल रही हूँ। अब ये कितने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू भी इस्तेमाल करूँ, लेकिन हो सकता है कि उतना ज़्यादा मैं रीचेबल ना हूँ आप लोगों के पास। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि कुछ जवाब ये तो समझ में आता कि कुछ समझ में आ रहा या फिर सो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू पंचायती राज? Article 243 मैम। Article मैम। 43 मैम। तो एकदम क्लियर हो गया सबको। Then how Yes, many ma'am. tiers are in the Panchayati Raj system? of 3 India? tiers Three, मैम। ma'am. Three tiers. What was the main purpose behind bringing Panchayati Raj system in India? Development of villages. Yes मैम। Is it? Yes मैम। शायद पहले भी डेवलपमेंट हो रहा था ना विलेजेस का, पंचायती राज सिस्टम से नहीं पहले। मैम, ये आर्टिकल होने के बाद ही तो हो रहे थे ना मैम। नहीं, आर्टिकल से पहले भी हो रहे थे। आर्टिकल ने उसको पक्का कर दिया कि आपको हाँ, करना मैम। ही है। जी मैम। आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे आंसर है आपका सी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द जनरल पीपल। आमतौर पे क्या होता, अगर जो यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे कुछ रूल्स बनेंगे और वो गाँव तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, लागू करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी जिसका पावर उसको ही मिल रहा है। यानी विलेजेस में पंचायत खुद बन रही है, वहाँ के जो आम प्रॉब्लम है, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको वो खुद ही हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नेशनल लेवल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को नहीं करना है, यहाँ पे ग्राम सभा को करना है, पंचायत के लोगों को करना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइजेशन से उसको हटा देना, डी निकाल देना। यानी अभी जैसे पैंडेमिक में जब लॉकडाउन की बात हुई थी ना, ये सेंट्रल था। ये कैसे सेंट्रल था, वहां से हुक्म आया कि भाई हर जगह लॉकडाउन हो जाएगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, तो वही चल रहा था। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी हर स्टेट अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन करने लगा। किसी ने लॉकडाउन हटा दिया, किसी ने कंटिन्यू किया। ठीक है,
हाँ विच मैम स्टेटमेंट इज नॉट जी करेक्ट मैम रिगार्डिंग ग्राम सभा, कौन सा गलत है? सी मैम सी इट्स पावर हैव have been बीन determined by डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती है, हाँ ये मैम इनका खुद का है। रॉन्ग है मैम चलिए, तो ये तो पूरा हो गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के बारे में। अब यहाँ पे ये है कि और डिटेल में अगर पूरा हम कॉन्स्टिट्यूशन पूरा जो 73rd एंड 4th एक्ट है, तो पूरा पॉइंट को हम पढ़े तो हमारे कई क्लासेस में चली जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है उर्दू वाला जो है डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डाउनलोड करके आप एक बार पूरा उसको अच्छे से पढ़िए। फिर कहीं कुछ डाउट हो तो किसी और क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्योंकि थोड़ा इंग्लिश और उर्दू का कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रही हूँ तो बहुत सारे वर्ड्स जो है मैं बोल नहीं पा रही हूँ आपको, तो हो सकता है कुछ मिस भी हो गया हो। आप एक बार